हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम देखेंगे नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार के संबंध क्या है। क्या संबंध है? देखो, नीति निर्देशक तत्व तो हमने पहले जाना हुआ है कि संविधान में लिखा हुआ है कि किसी राज्य को नीति बनाते टाइम किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कुछ अच्छी बातें। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, हमें पता ही है, ठीक है। कई बार इन दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्ट होता है। कैसे? देखते हैं थोड़ा सा इनके बारे में कि है क्या एक्चुअली ये। नीति निर्देशक तत्व समाज के हित की बात करता है। समाज के हित की बात का मतलब समाज के लिए क्या करना हितकारी है और क्या एक समाज एक संविधान से चाहता है, ठीक है। तो उसके बारे में मेनली बात होती है। ये दूसरा पॉइंट है एक्चुअली, ठीक है। सरकार को कार्य करने की प्रेरणा देता है कि देखो ऐसे ऐसे काम करो, तुम ये वाली नियम लाओ, ऐसे नियम मत लाना, कभी भी समाज के लिए हितकारी नहीं होगा। मेनली एक डायरेक्शन देता है सरकार को, ठीक है। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार व्यक्तिगत अधिकारों को सुरक्षित करता है। व्यक्तिगत अधिकार मतलब एक आदमी का अधिकारों को सुरक्षित करता है, ठीक है, कि तुम ये नहीं कर सकते, उसके साथ ये भेदभाव नहीं कर सकते, इतना गलत नहीं कर सकते, ऐसा कुछ। अब सरकार को भी रोकता है, मतलब क्या कि फंडामेंटल राइट्स जो है इसको कोई भी वॉयलेट नहीं कर सकता। इवन द मोस्ट पावरफुल थिंग्स, सरकार जो है मोस्ट पावरफुल है, लेकिन वो भी इसको वॉयलेट नहीं कर सकती, ठीक है। तो सरकार को कुछ कार्य करने से रोकता है। कुछ कार्य क्या कि आप किसी पर्सनल के राइट्स को वॉयलेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का हमने देख लिया कि क्या दोनों का काम है। अब कई बार क्या होता है कि नीति निर्देशक तत्व समाज के लिए कुछ कार्य कई बार मौलिक अधिकार के हनन का काम करता है। मतलब कि संविधान में तो लिखा हुआ है कि देखो ये करो, ये करो, ये करो, लेकिन कई बार संविधान में जो लिखा है ना वही चीज़ अपोजिट काम करती है। किसके लिए? मौलिक अधिकार का हनन हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल ले रखा मैंने, देखो कि जमींदारी प्रथा खत्म होने से संपत्ति का अधिकार वॉयलेट हो जाता है। ये भी हमारे एक फंडामेंटल राइट्स है, ये वॉयलेट हो जाता है। जमींदारी प्रथा जब भी ख़त्म होएगी, जैसे कि ख़त्म कर ही दिया गया था एक टाइम के बाद, क्योंकि बहुत हरास हो रहा था, इससे लोगों को हरासमेंट हो रहा था, तो उससे हुआ क्या कि संपत्ति का अधिकार, हर एक आदमी के पास अधिकार है कि वो जितनी मर्जी संपत्ति रख सकता है, ठीक है, बस वो इलीगल ना हो। तो संपत्ति का अधिकार जो था वो वॉयलेट हो गया कि भैया ज़मींदार के पास अगर है तो तुम उसको ले कैसे सकते हो, वो उसकी संपत्ति है, वो उसका राइट्स है, ठीक है। तो ये वॉयलेट हो गया। तो ऐसे कई बार क्या होता है कि नीति निर्देशक तत्व जो है ना ये वॉयलेशन का काम करते हैं। किसके लिए? मौलिक अधिकार के लिए। मौलिक अधिकार का वॉयलेट हो जाता है कई बार, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ क्या है कि इस संदर्भ में कार्यपालिका और न्यायपालिका के आपस में मतभेद हो जाते हैं। जैसे बताया ना कि मौलिक अधिकार और फंडामेंटल राइट्स के आपस में होते हैं मतभेद थोड़े से। तो इसी कारण से होता क्या है कि इसी कारण से कार्यपालिका और न्यायपालिका इनके आपस में मतभेद हो जाते हैं। कैसे मतभेद? कार्यपालिका क्या कहता है कि जनता के अधिकार अक्सर समाज में कल्याण में बाधा डालते हैं। ये जो जनता को अधिकार मिले हुए ना थोड़े से या जितने भी, ये समाज में ना काम करने में बड़ी दिक्कत करते हैं। वहीं पे न्यायपालिका क्या कहता है कि देखो काम करने में दिक्कत करे जो करे, लेकिन सरकार को जनता के अधिकारों को ध्यान में रख के नीतियाँ बनानी चाहिए, ठीक है। जब भी आप कोई नई नीति बनाओ, जनता के क्या अधिकार है उसको ध्यान में रखो। आपने जमींदारी प्रथा को अबॉलिश कर दिया, लेकिन उससे पहले ध्यान में रखा कि राइट्स है, संपत्ति का अधिकार भी है। तो ऐसे आप जब भी कुछ नीतियाँ बनाते हो तो इस चीज़ को ध्यान में रखो। कार्यपालिका होते कौन है? कार्यपालिका होते हैं जो मेनली लॉ को इन्फोर्स करते हैं, ठीक है, जनता में जो काम करते हैं। जैसे पुलिस हो गई, एसडीएम, डीएम, कोई भी ऐसा जो मेनली जॉब सरकार में जॉब एज अ वर्कर है, ठीक है, जो तनख्वाह पाके काम कर रहा है। और न्यायपालिका तो आपको पता ही है, अदालत वगैरह की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, बड़ी बड़ी बातें। तो ये दोनों मैंने बता दिया कि क्या कार्यपालिका कहता है और क्या न्यायपालिका कहता है। अब यहाँ पे आ जाता है कि संपत्ति का अधिकार अधिनियम 19(1)(f) अधिनियम 31 के तहत आता था इसलिए क्योंकि अब नहीं रहा। देखते हैं कैसे। संविधान में स्पष्ट था कि समाज कल्याण के लिए सरकार जमीन अधिग्रहण कर सकती है। देखो कई आदमी बोलेंगे कि देखो सरकार तो ज़मीन अधिग्रहण कर लेती है कई लोगों का, तो ऐसा नहीं लिखा कि संविधान में कि ऐसे कैसे कर सकती है, संपत्ति का अधिकार है तो। लेकिन संविधान में इसके साथ साथ लिखा हुआ है कि अगर सरकार जनता के कल्याण के लिए, जैसे सपोज कहीं पे रोड बन रहा है, अब बीच में आ रहा है किसी का प्लॉट,
अब उस प्लॉट को सरकार अधिग्रहण कर सकती है। अधिग्रहण मतलब ऐसा नहीं कि फ्री में भैया हम तो सरकार है, हम तो जो कुछ पैसे नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उसको प्रॉपर उसका जितना भी बनेगा पैसा उसको दिया जाएगा, ठीक है, उसको कंपनसेट किया जाएगा, जो भी उसका जितनी ज़मीन जाएगी उस हिसाब से। लेकिन सरकार के पास अधिकार है कि उस ज़मीन का अधिग्रहण कर सकती है, ठीक है। तो ये अधिकार है सरकार के पास, ये संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है साथ साथ। अब हुआ क्या, 1973 में न्यायपालिका ने संसद को ये आज़ादी दे दी कि वह इस अधिकार के संदर्भ में संविधान का संशोधन कर सकती है। किस अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ठीक है, संपत्ति के अधिकार के संदर्भ में संविधान का संशोधन कर सकती है। क्या मतलब कि अगर संसद को लगता है कि उनके नियम बनाने से संपत्ति का अधिकार वॉयलेट हो रहा है बार बारी, या फिर संपत्ति का अधिकार ज़्यादा ज़रूरी फंडामेंटल राइट्स नहीं है, तो अगर संसद चाहे तो संपत्ति का अधिकार के संदर्भ में संशोधन कर सकती है। संशोधन करने का मतलब कि चेंज कर सकती है इसको, ठीक है। 1973 की बात है ये, ठीक है। हुआ क्या था 1973 में, देखेंगे अभी। नेक्स्ट क्या है कि देखो 1978 में संविधान का 44वां संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा के अधिनियम 301 के तहत एक साधारण कानून बना दिया। साधारण कानून मतलब एक नॉर्मल कानून जो होता है मेनली, कि आप कुछ गलत करोगे तो आपको जैसे जस्ट नॉर्मल कानून, फंडामेंटल कानून को छोड़ के जो भी बचता है ना वो सारे नॉर्मल कानून ही होते हैं मेनली। जैसे कि आपका कितने का बिल कटेगा अगर आप रेड लाइट क्रॉस कर देते हो, तो ये एक नॉर्मल कानून हुआ, ठीक है। तो ये सारे एक नॉर्मल कानून होते हैं, तो उस कानून की श्रेणी में डाल दिए गए। हम किसी को आदमी को मार देते हैं तो वो तब जो हमारे ऊपर केस चलेगा वो एक साधारण कानून है, नॉर्मल कानून है, उस कानून के तहत चलेगा। तो ये सारे तो संविधान में से हटा के सब संपत्ति के अधिकार को कहाँ डाल दिया नॉर्मल कानून में, ये अधिनियम 301 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन के संदर्भ में सरकार और न्यायालय के बीच विवाद चल रहा था। क्या विवाद था, विवाद मतलब कॉन्ट्राडिक्ट। क्या कॉन्ट्राडिक्ट था, सरकार और न्यायालय के बीच में। सरकार क्या कह रही थी कि हम संविधान के किसी भी हिस्से का संशोधन कर सकते हैं, हमें राइट्स है कि हम संविधान के किसी भी भाग का संशोधन कर सकते हैं। लेकिन न्यायालय ने क्या बोला कि संविधान के मूलभूत आधार सरकार नहीं बदल सकती। मूलभूत आधार मतलब बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान जो एक बेस है ना संविधान का, जिस पे पूरा संविधान टिका हुआ है, आप उसको नहीं बदल सकते। बाकी आप जो चाहो बदल लो, लेकिन कम से कम ये तो नहीं बदल सकते, वरना किसी को विश्वास ही क्या रह जाएगा। अगर हम उसका बेसिक स्ट्रक्चर ही बदल देंगे तो संविधान पे एक ट्रस्ट रह नहीं जाएगा ना, जो एक ट्रस्ट बना हुआ है, तो आप उसको नहीं बदल सकते, बाकी सब कुछ बदल सकते हो आप, ठीक है। तो एक केस चलता है, केस है केशवानंद भारती केस। ये है क्या, देखो एक ब्रीफ बता दूँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट केस है। इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आप इसका जिक्र हर जगह आप देखोगे कहीं ना कहीं। तो इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये इसी केस के बाद ये तय किया गया कि आप संपत्ति के अधिकार का हटा सकते हो। और ये एक सबसे बड़ी बेंच बैठी थी, इसमें 13 लोगों की बेंच बैठी थी। 13 लोग मतलब 13 कानून के जानने वाले थे। तो 13 जजों की बेंच बैठी थी, जिसमें से 7 लोग ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि कानून को संशोधन नहीं किया जा सकता। ये जो मूलभूत स्ट्रक्चर है ना, मूलभूत आधार, इसको आप नहीं बदल सकते। 6 लोग ऐसे थे जो कह रहे थे कि हम संविधान में जो मर्जी चाहे बदल सकते हैं। टोटल 13 थे, 7 कह रहे थे कि आप नहीं बदल सकते हैं मूलभूत आधार, 6 कह रहे थे कि बदल सकते हैं। क्योंकि 7 ज़्यादा वाले थे तो इसलिए ये मान लिया गया कि हम नहीं बदल सकते। है क्या केशवानंद भारती केस, देखो केरल में एक मठ होगा, उस मठ में जो एक राजा होता है ना मठ का मेनली, तो वो मठ के राजा थे केशवानंद भारती। अब मठ के पास बहुत सारी ज़मीनें थी, तो केरल सरकार ने कहा कि ये ज़मीनें हमें चाहिए। उन्होंने अपने काम से मांगा कि हम यहाँ पे ये करेंगे जो भी। तो उस टाइम पे अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, राइट्स था। तो केशवानंद भारती ने बाकायदा एक केस चलाया, ठीक है। तो इसको कहते हैं केशवानंद भारती वर्सेस सेंटर, या फिर केरल सरकार भी कहते हैं कई बार। तो केस चलाया कि देखो मेरे पास अधिकार है संपत्ति रखने का, ठीक है, मेरे फंडामेंटल राइट्स है ये। और दूसरी बात कि
मैं एक धार्मिक प्रचार के लिए अगर मैं कुछ रखना चाहूँ, हमने पढ़ा था इससे पहले धार्मिक अधिकार में कि धार्मिक प्रचार के लिए अगर रखना चाहें ज़मीन या फिर कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन खोले जो धर्म का प्रचार करे तो उसके मेरे राइट्स हैं उसके। तो दोनों तरफ से कहीं ना कहीं केशवानंद भारती का ये एक सजेशन था या फिर अपनी तरफ का एक बात रख रहे थे कि मैं इस वजह से आप पे मुकदमा कर सकता हूँ कि आपने मेरे को मना किया ये चीज़ करने से, या मतलब मेरी ज़मीन को हड़पने की कोशिश कर दिया सरकार। तो यही एक केस था जिसमें सबसे बड़ी बेंच बैठी थी, 13 लोगों की बैठी थी, 7 और 6 का रेशियो था। 7 कह रहे थे कि हम नहीं बदल सकते हैं मूलभूत आधार, 6 कह रहे थे बदल सकते हैं। क्योंकि 7 कह रहे थे इसलिए वहाँ पे 7 वाले जीत गए मतलब उनकी बात को माना गया कि आप नहीं बदल सकते मूलभूत आधार। और इसी वजह से अभी तक बचा हुआ है संविधान। बचा हुआ मतलब क्या, संविधान तो वैसे भी होता ही, लेकिन जो एक ट्रस्ट है ना लोगों का संविधान के प्रति, वो अभी तक जो है ये कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा रोल है केशवानंद भारती केस का। अगर यहाँ पे ये आ जाता कि हाँ बदल सकते हैं तो एक ट्रस्ट बिल्ड जो हो रखा है ये रह नहीं जाता। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगर नहीं समझ में आया तो पूछो क्या समझ में नहीं आया, और अगर आया है तो शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।